A very happy good morning and Jai Hind students. How are you all today? Hope you all are fine. Welcome to the sociology class. Continue with the same chapter. Chapter number 1, structural change, from the book 2. In our last class we have discussed about the colonialism and the impact of English language on Indian society, है ना? And today we will discuss about the industrialization and urbanization, nation state and capitalism. Okay. Western colonialism was inextricably connected to the growth of Western capitalism. Western colonialism और Western capitalism की ग्रोथ आपस में कह सकते हैं हम इंटरकनेक्टेड है ना? इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता. दिस हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वे कैपिटलिज्म डेवलप्ड इन अ कॉलोनाइज्ड कंट्री लाइक इंडिया. और इसका लास्टिंग इम्पैक्ट किस चीज का? कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट का लास्टिंग इम्पैक्ट जैसे ऐसे कंट्रीज जो कॉलोनाइज थे जैसे कि इंडिया, उनपे स्थायी रूप से पड़ा, है ना, हम कह सकते हैं. तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू इट? डायनेमिक एवर चेंजिंग. तो डायनेमिक चेंजिंग था हर जगह. कैपिटलिज्म जब हो रहा था तो एकदम जो चेंजेस हो रहे थे वो जल्दी भी हो रहे थे, डायनेमिक भी हो रहे थे, है ना. और फिर ग्लोबल इन नेचर प्रेजेंट वेयर्स देयर आर इंडस्ट्रीज. ग्लोबल नेचर था, जहां पे इंडस्ट्रीज थी वही कैपिटलिज्म था. और क्या था? प्राइवेट ओनरशिप. उसमें क्या था? ग्रेट कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ये जो डिपेंड करता था कैपिटलिज्म वो यही था कि किस चीज का प्रॉफिट चाहिए था और ग्रोथ चाहिए थी. फिर मैक्सिमम यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था, साइंस और हो रहा था उस समय, और बढ़ जाते जो इन्वेंशंस थे वो हो रहे थे, है ना. मेन एम वाज प्रॉफिट फॉर द कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म के लिए जो मेन एम था उसका कैपिटलिज्म के लिए. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन इमर्ज. उससे जो कैपिटलिज्म हो रहा था उससे कंपटीशन इमर्ज हो रहा था. जो इंडस्ट्रीज थी उनमें आपस में कंपटीशन इमर्ज हो रहा था. ठीक है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू दिस. ओके. If capitalism become the dominant economic system, nation states become the dominant political form. जब कैपिटलिज्म किस चीज में डोमिनेंट था? इकोनॉमिक सिस्टम में. तो नेशन स्टेट्स पॉलिटिकल फॉर्म में क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया. तो व्हाट इज नेशन स्टेट? अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट इन विच अ ग्रेट मेजोरिटी शेयर्स द सेम कल्चर, जिनका कल्चर सेम हो, एंड इज कॉन्शियस ऑफ इट. साथ साथ वो इसके लिए कॉन्शियस भी हो. द नेशन स्टेट इज एन आइडल इन विच कल्चरल बाउंड्रीज मैचअप विथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. जिसकी कल्चर और पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैसी हो? आपस में मैच करती हो. लेकिन जब कॉलोनियलिज्म इंडिया में आ गया था तो क्या जो पॉलिटिकल और कह सकते हैं कल्चरल बाउंड्रीज जो थी वो मैच कर रही थी? आपस में नहीं कर रही थी. इसलिए क्या हुआ? जो एक एजुकेटेड इंडियन थे उन्होंने क्या मांगना शुरू किया कि ओन डिसीजन, कि हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, है ना. दैट विल ऑल लाइव इन नेशन स्टेट्स and that we all have nationality or a national citizenship may appear natural to us today. आज आप मतलब हम लोगों को बड़ा नेचुरल लगता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की हमें नागरिकता जो है मिली हुई है ना. और मतलब हमारे ये राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता हमें स्वाभाविक रूप से हम लोगों को मिली हुई है. बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पासपोर्ट वर नॉट वाइडली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पासपोर्ट ज्यादा यूज नहीं किए जाते थे. इंटरनेशनल जो ट्रैवल थी उसमें वाइडली जो कह सकते हैं हम कि पासपोर्ट ज्यादा यूज नहीं होते थे. एंड इन मोस्ट एरियाज फ्यू पीपल हैड वन. और कुछ एरियाज में बहुत कम लोगों के पास यानी कुछ ही लोगों के पास एक होता था. सोसाइटीज वर हाउएवर नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दीज लाइन्स. और सोसाइटीज इस तरीके से जिस तरीके से अब ऑर्गेनाइज हैं उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी. नेशन स्टेट्स प्रिटेंड्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. और हम कह सकते हैं कि नेशन स्टेट्स एक
पर्टिकुलर स्टेट के रूप में जरूरी है, जो कि करेक्टरिस्टिक है किस चीज की, मॉडर्न वर्ल्ड की करेक्टरिस्टिक्स है ना। अ गवर्नमेंट हैज sovereign power within a defined territorial area and the people are citizens of a single nation. इसमें क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसके पास एक अपना टेरिटोरियल एरिया होता है, और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनकी जो नेशनैलिटी होती है वो सिंगल नेशनैलिटी होती है। यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया में हम रहते हैं तो हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। नेशन स्टेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशन स्टेट किसके क्लोज था, नेशनलिज्म के क्लोज था। ये क्यों आ रहा था ये नेशन स्टेट नेशनलिज्म की जो एक भावना थी, हम कह सकते हैं ये क्यों आ रही थी, क्योंकि जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो कि जिसे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, जो एक क्लास बन चुकी थी उस टाइम पे, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, एक जो ब्रिटिश रूल था उनके टाइम पे, एक जो मिडिल क्लास बन चुकी थी, जिसने कि वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ा था, जिसमें क्या था, लिबरलिज्म थी, फ्रीडम था, वो चाहते थे कि हमारे, लेकिन उन्होंने वहां पे तो ये पढ़ा था कि लिबरलिज्म है, फ्रीडम है ना, इक्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे वो लोग यूरोपियन ही जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो ये सब नहीं कर रहे थे। वो जो इंडियंस को के साथ कुछ भी इस तरीके का नहीं कर रहे थे, ना कोई फ्रीडम थी, ना कोई इक्वालिटी थी, ना कोई लिबरलिज्म था। तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें अपना खुद का नेशन स्टेट चाहिए, हमें अपनी खुद की नेशनैलिटी चाहिए, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म assume that any set of people have a right to be free and exercise sovereign power. और क्या प्रिंसिपल है नेशनलिज्म का, क्या नेशनलिज्म एज्यूम करता है, नेशनलिज्म एज्यूम करता है कि किसी जो सेट ऑफ पीपल है, जो लोग हैं, उनका हक है फ्रीडम का, और किस चीज का, उनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं उनका, और फ्रीडम का, और अपनी संप्रभुता का, की पावर का इस्तेमाल करने का उन सबको हक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया। और ये एक डेमोक्रेटिक आइडियाज का उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि राइज था, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, है ना। तो उन लोगों को अब ये लगने लगा था कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए। दे डिक्लेयर्ड द फ्रीडम और स्वराज वॉज दियर बर्थ राइट एंड फॉट फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। अब उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया था, जो कॉलोनियल रूल जो किसका चल रहा था, ब्रिटिशर्स का चल रहा था, उससे वो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि दे डिक्लेयर दैट फ्रीडम और स्वराज वॉज दियर बर्थ राइट। फ्रीडम और स्वराज क्या है, उनका बर्थ राइट है। एंड फॉट फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। और वो लड़े किस चीज के लिए, पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनसे छीन ली थी, उनके लिए वो लोग उन्होंने फाइट की, है ना। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बेस्ड ऑन द कैपिटलिज्म डायरेक्टली, है ना, टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म। व्हाट इज कैपिटलिज्म? Capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned and organized to accumulate profits within a market system. क्या है capitalism? Capitalism is an economic system based on private rather than the state, है ना, ownership of business, factories, transport services with the free competition and profit making. जो capitalism है वो उसमें क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ ही लोगों के हाथ में रह जाता है, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है कि मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, है ना। इसका जो अल्टीमेट एम है कैपिटलिज्म का, ये है कि प्रॉफिट कमाना किसी भी तरीके से, ठीक है। Capitalism in the West emerged out of a complex process of European exploration of the rest of the world. कैपिटलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से, 18वीं सेंचुरी में, है ना। और इसमें क्यों ये वहां पे इमर्ज हुआ, है ना, ये वहां पे इमर्ज हुआ, वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस
के थ्रू ये इमर्ज हुआ, क्योंकि यूरोप के थ्रू क्या किया जा रहा था, अदर कंट्रीज को की डिस्कवरी की जा रही थी, है ना, एक्सप्लोर किया जाता था वर्ल्ड को, इसलिए वहां पे ये जो कैपिटलिज्म है इमर्ज हुआ। और क्या हुआ, इट्स प्लंडर ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। और साथ साथ क्या कर रहे थे, जिन कंट्रीज की डिस्कवरी हो रही थी उनको उनके जो वेल्थ और रिसोर्सेज थी या फिर जहाँ पे ये कॉलोनीज बना रहे थे वहां की जो वेल्थ और रिसोर्सेज थी उन कंट्रीज की, उनको रॉब कर रहे थे, है ना। एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत फास्ट, बहुत उससे हो रही थी, फास्टली हो रही थी। तो इट्स हार्नेसिंग टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। तो इससे जो साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही थी उससे जो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर थी उसमें भी नए नए इक्विपमेंट्स, नए जो कह सकते हैं टेक्निक्स आ रही थी, उनमें भी डेवलपमेंट हो रहा था। So what marked capitalism from the very beginning was a dynamism, its potential to grow, expand, innovate, use technology and labor in a way best assured to ensure greatest profit. तो कैपिटलिज्म किससे बिगिनिंग, जो शुरुआत में किस चीज से जाना जाता था, अपने डायनामिज्म के लिए, पोटेंशियल के लिए, और एक्सपेंड, इनोवेट, टेक्नोलॉजी और लेबर का बेस्ट यूज करने के लिए, और इन सबसे बेस्ट प्रॉफिट को गेन करने के लिए किस चीज को जाना जाता था उस टाइम पे, कैपिटलिज्म को, ठीक है। वॉट मार्क इट टू वॉज इट्स ग्लोबल नेचर, और इसलिए इसका जो नेचर था वो कैसा था, ग्लोबलाइज था, सब जगह पे एक साथ ही कैपिटलिज्म उस टाइम पे शुरू हो रहा था। और हम कह सकते हैं कि जो ये नेशन स्टेट है, ये जो आइडिया है इसका इमर्ज क्यों हुआ, क्यों लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हमें नेशनैलिटी चाहिए, या फिर क्यों, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, जितने भी जो रूल्स थे किसने बनाए हुए थे, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, क्योंकि इंडिया वॉज टर्न्ड इनटू अ टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी, है ना, एंड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। जो इंडिया था वो एक टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी में बदल चुका था, जो एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया था, इंडिया की जो मार्केट थी उसको रॉ मटेरियल की मार्केट बना दिया था, और जो थे इम्पोर्ट क्या किए जाते, जो वहाँ की कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज में जो गुड्स बन के आते, जो क्लोथ्स बन के आते थे, वो इंडिया में फिर आके वो उनके लिए जो इंडिया था वो एक बाजार बन चुका था, है ना। तो इंडिया में आके उनको सस्ते उनपे दामों पर बेचा जाता था, ठीक है। और क्या था, इंडियंस हैड टू पे हैवी इंटरेस्ट टू द ब्रिटिशर्स, है ना, एंड द ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड दियर सरप्लस कैपिटल इन द इंडियन इन रेलवेज, प्लांटेशंस और कोल माइंस, जूट मिल्स, शिपिंग, इसमें वो अपनी जो सरप्लस कैपिटल थी उसको इन्वेस्ट करते थे अपने ही यूज के लिए, क्योंकि उन्हें रेलवेज की यूज था इस सामान को इधर से उधर पहुंचाने में, टी प्लांटेशन की, क्योंकि टी इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द ब्रिटिशर्स, और कोल माइंस, मिनरल्स निकालने के लिए, जूट मिल्स के लिए, इन सब के लिए उन्होंने अपनी जो सरप्लस कैपिटल थी उसको इन्वेस्ट किया इंडिया में, ठीक है। और ये सभी जो कह सकते हैं कि वो बन गए, कारण बन गए किसके लिए, नेशन स्टेट को पाने के लिए। लोगों को ये आइडिया आया कि भाई अब हमें जो कॉलोनियल रूल है वो नहीं चाहिए, वी नीड आवर ओन नेशन, है ना, आवर ओन नेशनैलिटी। नाउ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. Industrialization refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam or electricity. इंडस्ट्रियलाइजेशन का इमर्जेंस मशीनी प्रोडक्शन, हम कह सकते हैं कि उस समय किसको रेफर कर रहा है, मशीनी प्रोडक्शन को। उस समय मशीनी युग चल रहा था कह सकते हैं। और किस तरीके की पावर को यूज किया जाता है, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी की। कह सकते हैं कि उस समय साइंस के इन्वेंशन बहुत ज्यादा हो रहे थे, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा था, और तो इनकी पावर्स जो थी उसको यूज किया जा रहा था किसके लिए, मशीनों को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए स्टीम इंजन का यूज किया जा रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा था मशीनों को चलाने के लिए। इन मोस्ट स्टैंडर्ड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक
of sociology, we learn that in even the most advanced traditional civilization, most people were engaged in working on the land. और वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स में सोशियोलॉजी की हम देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, मोस्ट एडवांस्ड हैं बेशक वो, लेकिन जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस हैं वहां पे भी लोग किस में इंगेज थे, वर्किंग ऑन द लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर में इंगेज थे, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। द relatively low level of technological development did not permit more than a small minority to be freed from the chores of agriculture production. इसका रीजन क्या था? टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट था वो कैसा था? लो था, है ना। लो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो था वो लोगों को इस चीज को परमिट नहीं करता था कि वो एग्रीकल्चर को छोड़कर किसी भी तरीके का कोई और वर्क करें, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे बहुत लो थी, है ना। इसके बाद बाय कंट्रास्ट अ प्राइम फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज टुडे इज दैट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द employed population work in factories, shops, ऑफिस और शॉप्स रादर देन एग्रीकल्चर। और इसके विपरीत अगर हम देखें किसमें, जो मॉडर्न जो सोसाइटीज हैं, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, वहां पर ज्यादातर लोग किसमें वर्क करते हैं? ज्यादातर लोग फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, शॉप्स में वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़कर, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है ना। सोसाइटी कैसी हो गई? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज बन गई हैं। Over 90% of people in the West live in towns and cities where most jobs are to be found and new job opportunities are created. क्या 90% जो people हैं वेस्ट में वो कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं और जॉब करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, या फिर और नई वहां पे जो सिटीज हैं वहां पे जो नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी निकलती रहती है सिटीज के अंदर। नो सरप्राइजिंगली देयरफॉर वी यूजुअली एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस्ट क्या है इसका? यही है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपस में एसोसिएटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो अर्बनाइजेशन होना ही है। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ हुआ है वहां पर लोग जॉब के लिए आते हैं। धीरे धीरे वो जो एरिया है वो एक अर्बन एरिया के रूप में डेवलप होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां पे एंटरटेनमेंट के साधन ज्यादा होते हैं, वहां पर फैसिलिटीज सब चीजों की हम कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहां पे जो है अर्बन एरिया बन जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बोथ आर इंटरकनेक्टेड। In India, the impact of very same British industrialization led to deindustrialization in some sectors. इंडिया में भी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका क्या कह सकते हैं हम, सेम ही इम्पैक्ट पड़ा जैसा कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन कुछ जो है कह सकते हैं हम कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ? एंड डिक्लाइन ओल्ड अर्बन सिटीज। और जो ओल्ड अर्बन सिटीज थे क्या कहते हैं इंडिया के, वो डिक्लाइन हुए। क्यों हुए? जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशनल exports of cotton and silk manufactured from India declined in the face of Manchester competition. Industrial city in England क्या है? मैनचेस्टर जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है इंग्लैंड का। कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज सेंट टू मैनचेस्टर, प्रोसेस्ड इनटू सिल्क मेड कॉटन क्लॉथ एंड सोल्ड इन इंडिया फॉर चीपर प्राइसेस। क्या होता था? यहाँ से ही सामान खरीदा और वहां पे जो मैनचेस्टर था वहां पे इन लोगों के द्वारा भेज दिया जाता था। फिर वहां से जो कपड़े बन के आते थे, सिल्क जिसे हम कॉटन सिल्क कहते हैं, वो मैनचेस्टर से बन के आते थे और इंडिया उनके लिए एक मार्केट बन चुका था, है ना। तो इंडिया की जो मार्केट थी उसमें वो चीपर प्राइस में। क्यों? क्योंकि हैंडमेड जो चीजें होती हैं वो ज्यादा महंगी भी होती हैं और उनमें टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। लेकिन जो मशीनी प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा एकदम क्लीन होते हैं और साथ साथ टाइम भी कम लेते हैं। इसलिए वो जो
सिल्क में क्लोथ से जो मैनचेस्टर से बन के आते थे वो कैसे थे होते थे, एकदम क्लीन होते थे। तो वो और कम उसमें भी बनते थे टाइम में, तो उनमें वो सस्ते भी होते थे, चीप भी होते थे रेट में। तो इसलिए वो इंडिया की मार्केट में ज्यादा बिकने लगे। और जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ जो हैंडमेड हैंडलूम था वो कैसा हो गया, उसकी मांग कम हो गई, है ना। और इस पीरियड में क्या हुआ, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्दर डिक्लाइनिंग ऑफ सिटीज सच एज सूरत एंड मसूलीपट्टनम वाइल बॉम्बे एंड मद्रास ग्रू। व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर इंडियन सिटीज, टाउन्स लाइक तंजौर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद लॉस्ट देयर कोर्ट्स एंड देयरफॉर सम ऑफ देयर आर्टिशियन एंड कोड जेंट्री। और इस पीरियड में क्या हुआ, जो उस टाइम के जो इंडिया में उस टाइम पे सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे एक कह सकते हैं जो सिटीज थे जो उस टाइम पे बने हुए ट्रेडिशनली सिटीज थे, वो क्या हो गए, वो डिक्लाइन हो गए। और इनके उसमें दूसरे सिटीज जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, ये ग्रो हुए एज अ सिटी, एज अ अर्बन एरिया। और जो वहाँ के ट्रेडिशनल सिटीज थे पहले इंडिया के, सूरत और मसूलीपट्टनम टाइप, ये इनका कह सकते हैं डिक्लाइन हो गया इनका, क्योंकि यहाँ पे से जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खत्म करा दी थी, है ना। When the British took over Indian states, towns like तंजौर, ढाका एंड मुर्शिदाबाद lost their courts। और जब ब्रिटिशर्स ने जो तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद के जो कह सकते हैं जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उस समय, जो राजा थे, किंग थे, उनको टेक ओवर कर लिया था, है ना। वहाँ के राज्य खत्म हो गया था। तो वहाँ के जितने भी आर्टिशियंस थे, जितने भी वहाँ के जो वर्कर्स थे जो राजा के अधीन काम करते थे, वो सब जॉबलेस हो गए, है ना। हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिशियंस थे, पेंटर्स, आर्टिशियंस, डांसर्स, सिंगर्स, लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, है ना। और हैड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव जॉब्स वो ढूंढने लगे। एंड दे रियलाइज दैट लाइफ इन अर्बन एरियाज एंड फैक्ट्रीज वॉज टफर। और क्या रीजन था इसका, रीजन था कि सोशली और इकोनॉमिकली जो लाइफ थी जो वो पहले जीते थे और अब जो उनको मिली थी वो सोशली और इकोनॉमिकली टफ थी पहले से, है ना। क्यों, क्योंकि पहले वो किसी जो किंग थे वहाँ उनके उसमें रहते थे, और अब उनको जो फैक्ट्रीज में वर्क करना पड़ रहा था, तो सोशली और इकोनॉमिकली जो लाइफ थी उनके लिए टफ थी। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और ऑल कास्ट वर द सेम ही, सभी जो कास्टिज्म जो इंडिया में चल रहा था वो मोस्टली क्या हो गया, वो खत्म होने लगा धीरे धीरे। खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कम होने लगा। जो एक अनटचेबिलिटी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। और दे फेल्ट दियर कल्चर वॉज गेटिंग इनकोडेड। अब वो क्या हो गए थे, अपने आप को फील करने लगे थे कास्ट वाइज इंडियन, एज एन इंडियन अपनी कल्चर को इनकोडेड फील करने लगे थे, जिससे कि फिर नेशन स्टेट ने ग्रो अप करना शुरू किया, है ना। जिसने बाद में नेशनलिज्म का रूप, नेशनल मूवमेंट जो था, फ्रीडम मूवमेंट, उसका रूप ले लिया, ठीक है। So students, we will continue this chapter in the next class. If you have any problem, any query, you can call me. Jai Hind, bye bye.